हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल मैथ्स। भाई गाला पेपर 2 ऑफ साइंस सेक्शन सी। भाई पेपर 1 के सेक्शन ए बी सी डी और उसकी पीडीएफ भी मैंने डिस्क्रिप्शन में अपलोड कर दी है। और ये सेक्शन सी और सेक्शन डी जैसे ही हो जाएगा पेपर 2 का, उसकी भी हम लोग पीडीएफ अपलोड कर देंगे। सो दिस इज सेक्शन सी ऑफ गाला पेपर 2। तो चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और लाइव सेशन का मेरा प्लानिंग है मैथ्स एंड साइंस के लिए। जैसे ही गाला पेपर्स कंप्लीट हो जाएंगे तो जो भी चीज रहेगी उसको हम लोग लाइवली भी कोशिश पूरी है कि लाइव सॉल्यूशन हम लोग लेके आए। तो यू बी देयर। मैं कोशिश करूंगा कि एक गूगल फॉर्म की लिंक बना के आपको कम्युनिटी पोस्ट में डाल दूं, ताकि वहां पे आप अपने डाउट्स अपलोड कर सकते हैं, ताकि एक साथ हम लोग लाइव सेशंस में डाउट सॉल्यूशन रखें, स्पेशली मैथ्स के लिए। साइंस में तो चलो ठीक है, हम लोग वो कर सकते हैं। मेंडी मैराथन भी मेरा प्लानिंग है, तो मेंडी मैराथन क्विज कंपटीशन जैसा क्विज जैसा हम लोग स्टार्ट करेंगे। सो लेट्स सी व्हेन इट गोस ऑन। व्हाट इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन? भाई डिकम्पोजिशन रिएक्शन मतलब एक कंपाउंड में से दो प्रोडक्ट का बनना या दो से ज्यादा प्रोडक्ट का बनना, डिकम्पोज होना, दैट इज नोन एज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। मतलब एक कंपाउंड में से, चाहे फिर बाद में हम लोग एज एन एनर्जी हीट ले, इलेक्ट्रिसिटी ले, या फिर इलेक्ट्रिसिटी हीट या लाइट ले, वॉट एवर इट इज, वो जो कंपाउंड है वो दो अलग अलग प्रोडक्ट के अंदर डिकम्पोज हो जाता है। दैट इज नोन एज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जैसे कि सपोज रिएक्शन इन विच single compound breaks down into two or more than two elements or new compound is called decomposition reaction। दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स या नए कंपाउंड जो बनते हैं, देन इट इज नोन एज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। This kind of reaction requires energy source such as light, heat or electricity which breaks the bonds of compound। यानी इसको कैरी ऑन करने के लिए उसमें एनर्जी यूज होती है। मतलब इट इज वन टाइप ऑफ एंडोथर्मिक, नहीं बोलूंगा एंडोथर्मिक, तो सिर्फ हीट एनर्जी के लिए यूज होता है, बट एंडो एनर्जिक बोल सकता हूं, जो एनर्जी को यूटिलाइज करता है। आइदर इट इज इन द फॉर्म ऑफ लाइट, हीट और इलेक्ट्रिसिटी। सो दैट इज नोन एज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जनरल फॉर्म दिया हुआ है, देखो ए बी जो है, ए और बी अलग अलग कंपाउंड और एलिमेंट्स में ब्रेक हो जाते हैं, दैट इज। अब डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज ऑफ थ्री डिफरेंट टाइप्स। देखिए वो मैं आपको बताता हूं। थ्री डिफरेंट टाइप्स आर थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोलाइसिस दैट इज इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, एंड लाइट डिकम्पोजिशन दैट इज फोटोलाइसिस, फोटो डिकम्पोजिशन वी कैन से। तो थर्मल डिकम्पोजिशन, a thermal decomposition reaction can be defined as decomposition reaction which is due to heat energy। इट इज एंडोथर्मिक, यानी अगर हीट एनर्जी यूटिलाइज कर रहे हैं तो उसको बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। एग्जांपल CaCO3। भाई CaCO3 इस तरह से लिखते हैं, वो ध्यान रखिएगा, वो 3 साथ में आ गया तो दैट गिव्स CaO प्लस CO2। यानी व्हेन हीटेड कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोज इनटू कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये एक डिकम्पोज हो गया है कि एक प्रोडक्ट था कैल्शियम कार्बोनेट, वो दो डिफरेंट प्रोडक्ट्स यानी कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड दोनों में डिवाइड हुआ। सेकंड इज इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन और इलेक्ट्रोलाइसिस। The electrolytic decomposition reaction is a type of decomposition reaction in which energy for decomposition is provided in the form of electrical energy। यानी एनर्जी जो यूज हो रही है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। दैट इज ये इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर है। दिस इज इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। ठीक है, ये वाटर के लिए इलेक्ट्रोलिसिस है। सो 2H2O gives 2H2 plus O2। photo decomposition, a photodecomposition reaction is a type of decomposition reaction in which the reactant is broken down to its constituent by absorbing energy from light, that is photons। O3 on presence of ultraviolet radiations rays, O2 plus O means ओजोन जो है ऑक्सीजन और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल एटम के अंदर ब्रेक हो जाता है, दैट इज हाउ इट वर्क्स ऑन। होप डिकम्पोजिशन रिएक्शन ऑलमोस्ट आप लोग को आता होगा, फिर भी अब क्लियर और ज्यादा हो चुका होगा। Describe the electrolytic refining method for purification of copper। इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग देखो ये आपको बता रहा हूं, इसके अंदर दो डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स होते हैं, एक एनोड होता है और एक कैथोड होता है। एनोड के ऊपर हम लोग लगाते हैं प्योर स्ट्रिप ऑफ कॉपर। ठीक है, प्योर स्ट्रिप ऑफ कॉपर। और कैथोड के ऊपर हम लोग लगाते हैं जो इम्प्योर कॉपर की स्ट्रिप है, इम्प्योर कॉपर स्ट्रिप। ठीक है, जिसको हमें प्योर करना है, एक तरफ से मैं बोल सकता हूँ इम्प्योर कॉपर स्ट्रिप जिसको हमें प्योर करना है। और यहाँ पे होता है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन CuSO4। जब इसके अंदर थोड़ा सा एसिड भी ऐड करते हैं, जब इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई करते हैं तो ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, तो यहाँ के जो
कॉपर आयंस है वो इसके अंदर SO4 CuSO4 के अंदर मिक्स होके इस CuSO4 के कॉपर यहाँ पे मतलब प्योर कॉपर यहाँ पे अटैच हो जाते हैं और इम्प्योरिटीज निकलती जाती है और लास्ट में कुछ इनसॉल्युबल प्रोडक्ट्स बच जाते हैं, वो यहाँ पे स्टोर हो जाते हैं, दैट इज एनोड मड। उसको हम लोग एनोड मड बोलते हैं, एनोड डस्ट बोलते हैं, दैट इज बिलो एनोड, इसलिए उसको एनोड मड या एनोड डस्ट कहा जाता है। The electrolytic refining process 99.95% pure copper which makes it good product used in electrical component। यानी इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग प्रोसेस क्या है, ये कॉपर बनाता है 99.95% कॉपर। रॉड ऑफ impure copper is taken as an anode or positive electrode। impure एनोड, सॉरी हाँ एनोड पे मैंने प्योर बोला था, एनोड पे इम्प्योर लगाते हैं, आई फॉरगॉट इट दैट, क्योंकि एनोड पे इम्प्योर लगाते हैं तो जो कॉपर इम्प्योर कॉपर में से कॉपर स्ट्रिप जाके यहाँ पे आ जाता है और कैथोड पे प्योर कॉपर रहता है। सो हियर इट इज, ठीक है। कॉपर सल्फेट विच इज एसिडिफाइड विद सल्फ्यूरिक एसिड इज यूज्ड एज ग्रेफाइट कोटेड इलेक्ट्रोलाइट along with pure copper tubes as cathode or negative electrode। प्योर कॉपर कैथोड पे लगाया जाता है, not the impure। then in this phase the electrolysis copper sulfate divides into positive ion of copper Cu plus and negative ion of sulfate and the positive copper, ये अलग अलग पॉइंट वाइज हम लोग रख देते हैं, and the positive copper ion Cu plus 2 plus travel towards the negative electrode made of pure copper where it is absorbs the electron from the cathode। Cu atom is deposited on cathode's graphite layer। फिर उसके बाद कैथोड की जो ग्रेफाइट लेयर वहां पे हो जाता है और लास्ट में जो इनसॉल्युबल कॉपर बचता है, दैट इज हाउएवर एनोड्स मेटेलिक इंप्योरिटीज आर आल्सो मिक्स्ड विद SO4 सेटल डाउन एज कैथोड डस्ट और कैथोड मर्ड। कैथोड स्टज भी बोलते हैं, स्लज, कैथोड डस्ट, एनोड डस्ट भी बोलते हैं, एनोड मड भी बोलते हैं। सो यू कैन गो विद इट। The deposited copper is then separated from the cathode and anode is replaced by a new block of raw copper at a regular interval of electrolytic copper fining। मतलब एनोड के ऊपर जो इम्प्योर प्लेट है उसको बार बार रिप्लेस करते रहते हैं कैथोड और एनोड पे, ताकि कैथोड से जो प्योर वाला है उसको निकाल दिया जाए, इम्प्योर मींस धीमे 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 एनोड पे इम्प्योर वाला रखते जाते हैं ताकि प्योर वाला कॉपर बढ़ता जाए। सो दिस इज द हाउ वी कैन प्योरीफाई कॉपर बाय दिस इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग प्रोसेस। गिव साइंटिफिक रीजन प्लेटिनम गोल्ड एंड सिल्वर आर यूज्ड टू मेक ज्वेलरी। भाई इन सब चीजों से ज्वेलरी इसलिए बनती है, एक तो ये हाईली रिएक्टिव एलिमेंट नहीं है, ज्यादातर एटमॉस्फेयर के साथ रिएक्ट नहीं करते, रिएक्ट करते तो उनकी शाइनिंग, दे आर लस्ट्रस, बहुत ज्यादा शाइन करते हैं, प्लस दे कैन बी माउल्टेड और मेलिएबल, वी कैन से मोर मेलिएबल एज कंपेयर टू अदर्स, सो दैट दे कैन बी मेड इनटू ज्वेलरी और सो दैट इट कैन लुक गुड। तो बहुत सारे पॉइंट्स है। प्लेटिनम गोल्ड सिल्वर आर यूज्ड टू मेक ज्वेलरी बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन। they are highly lustrous metal which are resistant to corrosion उसको मतलब reactive नहीं है। they are highly malleable and ductile so can be transformed into any shape or design। the main reason is the gold and platinum are not readily oxidized by oxygen or other non metals। they do not tarnish readily मतलब डल नहीं पड़ जाते हैं, एकदम अच्छे से रहते हैं, जिस शेप में जिस फॉर्म में उसी फॉर्म में रहते हैं। examples of corrosion, give 3 examples of corrosion। rust, rust means iron का जो है, iron reacts with oxygen, that is iron plus oxygen gives rusting of iron, that is rust। acidity in food, oxidation of food, layer of magnesium oxide on magnesium ribbon, then layer of oxides on carbonate and carbonates of copper, the black deposition of layer of tarnish on silver। these are the different 3 examples पूछे मैंने, इतने examples दे दिए। so this is the example of corrosion। देखो मेन चीज है आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करना, समझना तो आपको पता ही है ऑलरेडी, बट क्वेश्चन का सॉल्यूशंस आपको मिल जाएगा, सो यू गो थ्रू इट एवरीथिंग। एक्सप्लेन डिसऑर्डर्स कॉज्ड बाय हार्मोनल इंबैलेंस इन ह्यूमन बीइंग। बहुत सारे डिसऑर्डर हो सकते हैं, जैसे कि अगर सपोज इंसुलिन प्रॉपर अमाउंट में नहीं है तो आपको डायबिटीज हो सकता है, ठीक है। आपको बहुत सारे पेरेंट्स को, सबको होते हैं, बड़े एल्डर्स को इंसुलिन विदाउट। अगर थायरोक्सिन प्रॉपर नहीं है तो गोइटर हो सकता है, ठीक है। सो बहुत सारे ऐसे हैं उसमें से। फिर अगर हार्मोनल ग्रोथ हार्मोन नहीं है तो ड्वार्फिज्म, ग्रोथ हार्मोन एक्स्ट्रा है तो जाइंटिज्म। सो डिफरेंट आर देयर। हार्मोन्स आर सीक्रेटेड इन अप्रोप्रिएट क्वांटिटीज। imbalance in the concentration of hormone causes disorders। example first, giants, due to excess secretion of growth hormone individual becomes extremely tall। हाइट बढ़ती जाती बढ़ती जाती बढ़ती जाती, जाइंटिज्म भाई सबसे लंबे आदमी में आपका नाम आएगा। ड्वार्फिज्म, डेफिशिएंसी ऑफ ग्रोथ हार्मोन इन चाइल्डहुड लीड्स टू ड्वार्फिज्म, मतलब बोने, जो बोने आप देखते हो ना छोटे 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 छोटे,
क्योंकि उनके अंदर ग्रोथ हार्मोन प्रॉपर रिलीज नहीं होता। गोइटर, iodine deficiency in our diet affects the synthesis of thyroxine and cause goiter due to enlarge of thyroid gland, swelling in the neck region is seen। यहाँ पे बहुत बड़ा swelling आ जाता है, सूजन आ जाती है, that is known as goiter। Then diabetes, if insulin is not secreted in appropriate amount, the sugar level rises in the blood, it causes diabetes। ये बेसिक चार चीजें मैंने ऑलमोस्ट आपको बता दी। उसके अलावा थोड़ा बहुत होता है, जैसे कि हार्मोन डिसऑर्डर्स इन फीमेल। Hormone disorders in female include occur throughout their life during menstruation, puberty, pregnancy, and menopause. Early menopause, ovarian cancer, etc. are the hormonal disorders for women. And for males, a male experiences natural periods of hormone imbalance during puberty and aging. This may lead to prostate cancer. ये आप एक्स्ट्रा आप लोग के लिए याद रहता है तो लिखो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, वो चीजें इनफ है। ठीक है। नेक्स्ट, सेल डिवीजन इज नॉट ओनली फॉर जनरेटिंग कॉपी ऑफ डीएनए बाय, मतलब अगर सेल डिवीजन हो रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है सिर्फ डीएनए को कॉपी कर लिया और हो गया बस। भाई डीएनए कॉपी करने से थोड़ी ना, डीएनए कॉपी किया है उसके साथ उसका सेल्स के, देखो सपोज एक सेल है, इसके अंदर मान लो ये डीएनए है, मैंने डीएनए को कॉपी कर लिया, बस ये जी लेगा? नो, इट इज नॉट पॉसिबल। यू वांट भाई एक डीएनए के साथ उसका सेल के सारे डिफरेंट माइटोकॉन्ड्रिया है या व्हाटएवर इट इज, सारे के सारी चीजें होनी जरूरी है। सो दैट इज व्हाई डीएनए कॉपी इज नॉट इनफ। सो DNA copying mechanism is extremely necessary for reproduction, as copying of DNA helps in transfer of information or characters from parents to parents offspring. Obviously, it also generates variations during sexual reproduction. This variation leads to evolution. However, DNA copying alone is not enough for cell division and reproduction, because for the growth of offspring or for the functioning of cell, DNA solely is not required, because each and every cell, हर एक cell organelle has its own importance and function for normal metabolic activities to be performed by the body। मतलब सिर्फ डीएनए से कोई काम चलने वाला नहीं है। डीएनए के साथ जितने भी सेल ऑर्गेनल्स हैं, चाहे वो माइटोकॉन्ड्रिया हो, लाइसोसोम्स हो, राइबोसोम्स हो, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो, सेल वॉल हो, न्यूक्लियस हो, या फिर बहुत सारी चीजें, साइटोप्लाज्मा एंड एवरीथिंग, दे ऑल थिंग्स आर रिक्वायर्ड फॉर अ डीएनए टू ग्रो प्रॉपर्ली एंड सर्वाइव प्रॉपर्ली। अगर वो सब चीजें नहीं होगी तो डीएनए कॉपी करके भी वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा, which is then impractical for evolution या सर्वाइवल के लिए मुश्किल है। भाई जिसको भी फास्ट लग रहा है ना भाई, यूट्यूब में एक आता है सिस्टम ताकि आप स्लो कर सकते हो, आराम से सुन सकते हो, और अगर जिसको स्लो लग रहा है वो फास्ट कर सकते हैं, दैट इज अप टू यू। स्लो एंड फास्ट। Cells also require the whole cellular machinery to maintain life. So other cellular apparatus are also needed with DNA। सिर्फ DNA नहीं, उसके साथ दूसरे cellular apparatus भी चाहिए। So this is why we can say that cell division is not only for generating copy of DNA. We need the evolution। सारे के सारे organelles को copy करके अलग से रखो ताकि वो अच्छे से survive कर सके, growth हो सके। So there is necessity for each and every cell organelles to get duplicate along with DNA। Next, explain female reproductive system with diagram। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आपको एक्सप्लेन करना है डायग्राम के साथ। देखो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर मेन 4 डिफरेंट पार्ट्स है, वी कैन से दैट इज फेलोपियन ट्यूब होती है, यूटेरस होते हैं, वेजिना होता है, एंड सर्विक्स, एंड वी कैन से ओवरी इज देयर, क्योंकि ओवरी एक रिप्रोड्यूस, तो वो सारी चीजें हैं। सो विल सी, यहाँ पे डायग्राम मैंने बता के रखा है। यूटेरस, फेलोपियन ट्यूब, funnel of oviduct, ovary, uterus lining, cervix, uterus muscular wall and vagina। This all things are in the female reproductive system। आपको डायग्राम बनाना रहेगा इसके अंदर और अच्छे से उसको हर एक पॉइंट को एक्सप्लेन करो। जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल सपोज आपने ओवरी एक्सप्लेन किया, तो ओवरी इज प्रेजेंट इन द फीमेल फ्रॉम बिगिनिंग, और वी कैन से फ्रॉम बर्थ। That ovary has infinitely many eggs which is released one by one each and every, we can say every month। ठीक है, दैट इज मेंस्ट्रुएशन साइकिल, आपको पता होगा, दैट वे इट गोज ऑन। सो लेट वी टॉक अबाउट द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंटेन्स डिफरेंट पार्ट्स व्हिच आर डिस्क्राइब्ड एज फॉलोज। ओवरी, देयर आर पेयर ऑफ ओवरीज व्हिच कंटेन्स द जर्मिनल सेल्स। द जर्म्स cells develop to form follicles and egg। there is one egg produced and released every month। एक egg हर month release होता है, so it is produced और वो release होता है। clear? so ovary का ये काम है। then it comes to fallopian tube। the egg which is released enters the fallopian tube through the ostium। that is you can say just through the, we can say fallopian tube में entry लेता है। आपको ये सब लिखने की जरूरत नहीं।
द एग विच इज रिलीज एंटर्स द फेलोपियन ट्यूब, ठीक है, ये चीज मैं हटा देता हूँ, आपको इतना ज्यादा डिटेल में लिखने जाओगे तो देयर आर fimbriae which are finger like projection around the pore of ostium. There are three parts of fallopian tube: infundibulum, ambula, ampulla and isthmus. देखो ये सब चीजें आपने नहीं पढ़ी होगी, खाली इतना याद रखना है fallopian tube, ये सब चीजें मैं निकाल रहा हूं आपको लिए कि आपको जस्ट इतना ज्यादा नहीं करना पड़े, ठीक है. दिस ऑल थिंग्स आर नॉट रिक्वायर्ड. रिलीज एंटर्स द fallopian tube एंड द फेलोपियन ट्यूब, एम्पुला की जगह आप लिख सकते हो फेलोपियन ट्यूब, इट इज करेक्ट, बट आप लोग का जिसके अकॉर्डिंग फेलोपियन ट्यूब इज द साइट फॉर फर्टिलाइजेशन ऑफ एग एंड स्पर्म, इसको हम हटा देते हैं क्योंकि ये चीज आपकी जरूरत में नहीं है. आप फिर और कंफ्यूज हो जाओगे, सर ये सब हमारे बुक में नहीं था, क्या गया वो, तो ये सब आपके लिए अभी नहीं है, ठीक है. द फेलोपियन ट्यूब इज द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन ऑफ एग एंड द स्पर्म, ठीक है. उसके बाद आ जाता है यूटेरस. This is the sac-like structure in the lower part of the abdomen in the female body. There are lining of the cells in the uterus. The cell lining proliferate during the process of implantation. मतलब जो fertilization के बाद एग आता है उसकी तैयारी में लग जाता है कि हाँ ये एग आने वाला है fertilize होके, तो उसकी लाइनिंग्स वगैरह को प्रॉपर करता है ताकि वहां पे एम्ब्रियो ग्रो होने वाला है. बर्थ इज गोइंग टू टेक प्लेस. दिस इज द स्ट्रक्चर विच इज इन्वॉल्व इन द इम्प्लांटेशन ऑफ द fetus. The bag holds the developing embryo during the period of gestation. मतलब पूरे प्रेगनेंसी के टाइम वो उसको कंट्रोल करके रखता है, that is it's hold it. Then cervix, this is the structure which is present at the lower region of the uterus. The cervix opens to allow the entry of sperm and during the childbirth. Vagina, this is the tube-like region which gets open in the outer region of the female body through vulva. This is the region through which the sperm moves towards the egg for fertilization. This is also called the birth canal through which the child comes out. ठीक है, so these are the points. इसमें से जो points आपके important लगते हैं you should mention that thing. बाकी जहां पे मैं इसको कट कर दे रहा हूं वो आपको लिखने की जरूरत नहीं है, it is not at all required, ठीक है. यहाँ पे एम्पुला की जगह आप सिर्फ फेलोपियन ट्यूब मेंशन कर सकते हो. फेलोपियन ट्यूब, fallopian tube is the site for the egg and sperm fertilization. So this was reproduction system of female. What is reflection? भाई reflection क्या है? Bouncing back of light in the same medium is known as reflection. देखो यहाँ पे इंसिडेंट आई, उस जिस एंगल के साथ उसने इंसिडेंट या मिरर के ऊपर रिफ्लेक्शन वापस रिफ्लेक्ट हुआ सेम एंगल के साथ. तो व्हाट इज रिफ्लेक्शन? The process of sending back the light rays which falls on the polished surface is called reflection. पॉलिश क्या, कोई भी सरफेस पे हो और उसी एंगल के साथ उसी मीडियम में रिफ्लेक्ट हो जाए, दैट इज नोन एज रिफ्लेक्शन. लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, the angle of reflection is always equal to angle of incidence. Then the incident ray, reflected ray, normal all lie in the same plane. वो तीनों के तीनों same plane में लेते हैं at the point of incident we can see. So this is it's all. What is the plane mirror? State the characteristics of the image formed by the plane mirror. सबसे पहले plane mirror is the smooth surface or polished surface. A mirror which is flat surface in the plane mirror, we can say that it is flat surface with polished, silver polished on one side. यहाँ पे लिख सकते हो with silver polished on one side, एक साइड में silver polished होता है. Then characteristics of the image formed by the plane mirror क्या होता है? Same height same रहती है. Distance from the we can say mirror is same in the behind. जो distance होता है इमेज का वो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस सब कुछ सेम होता है, सिर्फ लेटरल इन्वर्जन होता है, मतलब आपका राइट इमेज का लेफ्ट होता है. द इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर इज वर्चुअल बिहाइंड द मिरर. द इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर इज इरेक्ट अपराइट. द साइज ऑफ द इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर इज सेम एज दैट ऑफ द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट. For example, if an object is 15 centimeter high, then the image of the object will be also 15 centimeter high. The distance image formed by the plane mirror is equal to the distance of object from the mirror. The image formed by plane mirror is laterally inverted. यही एक difference होता है, means the right side of the object appears the left side of the image and vice versa. तो ये एक difference रहता है, बाकी सब same है. So this is the characteristics of the plane mirror. Describe the experiment to prove Ohm's law. भाई Ohm's law का experiment को proof देना है. You don't have to derive Ohm's law or you don't have to explain Ohm's law. आपको experiment prove करना. पहले Ohm's law क्या है? तो ये सर्किट डिस्क्राइब मतलब डिराइव करने के लिए उन्होंने क्या किया, एक्सपेरिमेंट के लिए एक सर्किट कनेक्ट की जिसमें 4 डिफरेंट सेल्स लगाए, सेम साइज के, सेम डायमेंशंस के या सेम वी कैन से वोल्टेज वाले, उसको अलग अलग
पहले वोल्टेज को एक सेल लगाया, फिर दूसरा सेल लगाया, फिर तीसरा, फिर चौथा, इस तरह से अलग अलग सेल्स लगाया और उन्होंने ग्राफ प्लॉट करते गए। ग्राफ को देखा तो वोल्टेज और करंट का आया, फिर उसकी अकॉर्डिंग उन्होंने फॉर्मूला कैलकुलेट किया। तो सबसे पहले इस तरह से सर्किट अरेंज करनी है। देन व्हाट टू डू, the potential difference across in an electric circuit is directly proportional to the current flowing through it provided its temperature remains the same. This is called Ohm's law. ये Ohm's law है कि potential difference जो है करंट से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, या करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस यानी वोल्टेज, दैट इज V इक्वल्स टू IR होता है। ये आपको प्रूव करना है। Set up a circuit as shown in figure shown, consisting of an ammeter, voltmeter and 4 cells of 1.5 volt each. First use only one cell, पहले एक सेल यूज किया as the source in the circuit. Note the reading on ammeter I for the current and reading for the voltmeter V for the potential difference. Tabulate them in table. Next connect the two cells, मतलब पहले एक सेल, फिर दो सेल, इस तरह से तीन सेल, और हर एक की फिर करंट और वोल्टेज की रीडिंग लेते गए in the circuit and note the respective reading of the ammeter and voltmeter for the values of the current and potential difference. Repeat the above step using 3 cells and 4 cells in the circuit separately. Calculate the ratio of V to I in each pair of potential difference. In this experiment, we find that approximately the same value of IV is obtained in each case. Thus, the VI graph is straight line. देखो VI graph आपने देखा ही होगा, which is straight line. इस तरह से VI graph बना हुआ है, straight line. So we find that approximately the same value of IV. So VI graph is a straight line passes through the origin of the graph as shown. Origin से पास हो रहा है, इसका मतलब अगर वोल्टेज जीरो तो करंट भी जीरो, या करंट जीरो तो वोल्टेज भी जीरो। Thus VI is constant ratio which verifies Ohm's law, और इसकी वजह से V equals to IR वेरीफाई हो जाता है। तो ये वेरिफिकेशन करना था। तो थैंक यू वेरी मच। ये था हमारा सेक्शन सी ऑफ पेपर 2। जल्द से जल्द सेक्शन डी, और फिर बाद में हम लोग पेपर 3, पेपर 4, पेपर 5 जल्द से जल्द, कोशिश पूरी है कि जल्द से जल्द कंप्लीट करके हम लोग लाइव सेशंस लेके आए मैथ्स के लिए, साइंस के लिए, ताकि आपका हर एक प्रॉब्लम का, हर एक डाउट का लाइवली हम लोग सॉल्व कर सके। टेक केयर, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर।